हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो BCOC 138 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। इसमें हम चीज़ें क्या क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल के थ्योरी के सारे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर डिफर भी करता है कोई मैटर नहीं करता, आपको एक दो क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप जो जो क्वेश्चन बताऊँगा सारे करने हैं, विथ आंसर डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, फिर नीचे वाले वीडियो में आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। आंसर्स भी डिस्कस कर देंगे और आंसर भी मेंशन कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, ठीक है। मैंने सोचा आपको पसंद आएगा ये सरप्राइज़, जो कि है हमारा ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा उतना बेनिफिशियल है। इसलिए मैंने जो जो प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, मटेरियल, लेबर, फिर क्या कॉस्ट शीट, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, मॉडल पेपर्स, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व, ठीक है, VVIP चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे, आप अच्छा स्कोर कर सको। देखो, मैं चाहता तो पेपर के एक दिन पहले वीडियो लाता, जैसे बहुत सारे लोग लाते हैं, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे को आपका बेनिफिट सोचना है, ठीक है। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले वीडियो ला के क्या होता है, व्यूज़ आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस व्यूज़ का, ठीक है। आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे स्कोर करोगे। ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम है इसका, ठीक है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो आपको एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। नंबर आ जाएंगे नॉर्मल से, उस पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छे से आप क्वेश्चंस कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप भरोसा रखना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, सिंपल सा बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर मेनली वाइडली देखा जाए तो हमारा डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो हर डिपार्टमेंट का एक तरह से रिकॉर्ड रखता है। बट फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है, हर डिपार्टमेंट का नहीं रखता है, ये एज अ होल काम करता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, एज अ यूनिट काम करता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो क्या करता है, ईयर के एंड में मेजर करते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होता है। और एक और होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सैलरी फिक्सेशन में हेल्प करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सैलरी फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता। तो 3-4 पॉइंट तो यही पता चल गए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर कैरी करती हैं, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करती है, तो उनको बेनिफिट क्या होगा। तो इसका भी ईजी पॉइंट है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग से पहला फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में हेल्प होता है। अब सेलिंग प्राइस का है फिक्सेशन हो जाएगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। डिसीजन मेकिंग से क्या होगा, जो कंपनी है उसको ग्रो करने में हेल्प होगा, ठीक है। मैनेजमेंट को हेल्प होती है इससे, ठीक है। प्री डिसीजन लेने में हेल्प होती है, ठीक है। एस्टिमेट मतलब फ्यूचर एस्टिमेशन में हेल्प होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नरेट द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल इंस्टॉलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंट जब आप अपने ऑफिस में लगाते हो, फैक्ट्री में, जो जहाँ भी लगाना चाहते हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ईजी पॉइंट था, इसमें पॉइंट लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। लाइक नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी में सूट करेगा नहीं करेगा, स्टाफ कैसे वहाँ के, क्योंकि कई जगह के स्टाफ एजुकेटेड नहीं होते, तो वो उस चीज़ को ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कंपनी में टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट सपोर्टिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन इंस्टॉलिंग कॉस्ट सिस्टम। अब डिफिकल्टी क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन करने की। लाइक जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना था, उसमें ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो पहला हमने क्या किया था कि नेचर, तो यही है कि नेचर जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पाते हम, ठीक है, कि हमारे बिजनेस का नेचर कौन सा है, और फिर उसके हिसाब से हम अप्लाई कर देते हैं और वो गलती हो जाती है। दूसरा क्या है, स्टाफ जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, तो ये भी डिफिकल्टी है इसमें, ठीक है। और अगला क्या, मैनेजमेंट का जो सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। अपर जो मैनेजमेंट होता है उसका सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। और टाइम और पैसे बहुत सारे कंज्यूम करते हैं, कॉस्टिंग बहुत महंगी होती है। क्यों, क्योंकि ये वीकली करनी पड़ती है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसमें भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और इसमें पूरे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रखना होता है तो और पैसे लग जाता है और टाइम भी लगता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर डिफिकल्टी, ये हो गया। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये हिस्टोरिकल होता है, नेचर में क्या होता है, हिस्टोरिकल होता है, ठीक है। इसमें प्रीवियस डाटा होते हैं, अभी करंट का नहीं होता। और ये एज अ होल काम करता है। होल का मतलब क्या हुआ, ये पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये एज अ ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लाइक मैं पूछूं कि हाँ, सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या हाल है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्या हाल है, उसके अंदर जो हमारा मान लो हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लो बुक्स कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर बुक्स, कॉपी, पेन का रिकॉर्ड नहीं रखेगा। बट कॉस्टिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना, एक याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक
ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा, आपको देख के भी बताऊंगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ों को नोट करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्विटीज ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, क्या क्या जरूरतें होती हैं इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग का। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक तो शॉर्ट नोट में तो कंफर्म आना है, ठीक है, लिख के ले लो, शॉर्ट नोट में कंफर्म आता है इनमें से क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं। अब कौन कौन से मेथड होते हैं ये हमने बहुत अच्छे से वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, मैं आपको इस पर दिखा भी देता हूँ, प्रीवियस वीडियो इसकी अवेलेबल है हमारे ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे हमारे चैनल में आओगे, ठीक है, इनफोकस स्टडी पता है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, अब प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना, ठीक है, ये सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, बट आप फिर भी पूछते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे ECO 10 पे, ठीक है, AMK ECO 10 ECO 11 सारी वीडियोस अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ जो हैं वो सब मैंने अवेलेबल करा रखी है, ठीक है। तो ECO 10 पे आपको आना है, यहाँ पे देखो कितनी वीडियो है, 1 2 3 4 5 वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स। और देखो ये पता है इसमें क्वेश्चन क्या होता है, आप सोचोगे दिसंबर की है, नहीं, ठीक है, इग्नू में क्या होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में तो आएगा ना क्या चीज़ें पेपर में आती हैं, ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखें, अगर पूछ रहे हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उससे पहले ये वीडियो देख के जरूर जाना, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या देख रहे थे, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो मेनली अगर देखा जाए ना, इसको ऊपर ही हम अगर क्लासीफाई करें तो दो होते हैं, एक तो हमारा कंटिन्यूअस होता है और एक हमारा जो नॉर्मल होता है वो होता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो जिसका प्रोसेसिंग चलता रहता है, ठीक है, और एक होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं पूछता आपको, सिंपली जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये मेन है हमारे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी मैंने डेफिनेशन सब समझा रखा है विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, मैं सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड परचेज सिस्टम मतलब जो परचेज क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, तो उसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज, हर चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, तो आपको सारी पढ़नी है, ठीक है। देखो अपर लेवल के जो मैनेजमेंट होगा वो जब अगर परचेज करता है तो क्या दिक्कत क्या हो सकती है, अब अच्छा क्या हो सकता है, उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, ठीक है, तो वो एक तरह से अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे वहाँ पे। बट अगर लोअर लेवल की करते हैं तो उनको डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है ना, अपर लेवल वाले इतना ध्यान देते नहीं है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल। तो लोअर लेवल वालों का बेनिफिट होता है कि वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन ABC एनालिसिस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल विद द हेड ऑफ सुटेबल एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। ए का मतलब हो वैल्यू किसकी जाता है, सबसे पहले कौन आता है, ए, फिर बी, फिर सी, सबसे इंपॉर्टेंट ए होता है, फिर उसके बाद बी होता है और फिर सबसे कम सी होता है। तो मान लो ए में आता है डायमंड, डायमंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी केयर भी ज़्यादा करेंगे। फिर आता है गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू डायमंड से थोड़ी सी कम होती है तो उसमें केयर कम करेंगे। बट सी जो है हमारा है वो मान लो लोहा, लोहे की वैल्यू बहुत कम होती है तो उसकी केयर नहीं करेंगे। आप मान लो आप कंपनी खोल रखी है आपने, ठीक है, एक जगह आपने हीरे रख रखे हैं, एक जगह डायमंड और एक जगह लोहा, तो आप सिक्योरिटी किसकी बढ़ाएंगे, डायमंड की बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है, एक की बढ़ाएंगे। भले ही आपका एक डायमंड हो बट उसकी सिक्योरिटी आप उसके एक या दो बंदे रखेंगे उसको देखने के लिए, ठीक है, और लोहा भले ही आपका 20 किलो है फिर भी आप उसके लिए कोई रखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि हम किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वही ABC एनालिसिस होता है फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देख लो। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम, ऑल्सो एक्सप्लेन इज टाइम, ठीक है, टाइम वेस्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके सारे टाइप आपको करके जाने हैं। फिर एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ टेलर्स डिफरेंट रेट पीस रेट सिस्टम, ये भी उसी के अंदर आता है, ये भी कर देना आप। व्हाट डू मीन बाय परपेचुअल इन्वेंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, तो इसको भी आप कर लेना, परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करना, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने की, ठीक है, वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूँगा। बट एक कंडीशन है, आप वीडियो को देखो तो सही, ठीक है, वीडियो को बिना देखे स्किप कर देते हो, ठीक है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि वीडियो पे वॉच टाइम मतलब कोई देख नहीं रहा है हमारी वीडियो, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, PDF बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, आपको लगता होगा कि हम ऐसे ही करते हैं लेकिन मेहनत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीन कार्ड, इसी की बात कर रहा था। बीन कार्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है सारे, मतलब जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है ना उसका रिकॉर्ड रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो इसका स्पेसिमेन बनाना है आपको, फॉर्मेट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, सिंपली फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें सारी टाइम मिलती हैं, ठीक है, हमें दिक्कत नहीं होती, लैक ऑफ मतलब टाइम हमारा बचता है, पैसे बच जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है, और हम इसकी वजह से ना चीज़ें एक तो ज़्यादा नहीं रखते और कम नहीं रखते, नॉर्मल रखते हैं, जिससे ओवर वेटेज भी नहीं होता, अंडर वेटेज भी नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर उसके बाद आपको प्राइसिंग के मेथड जो होते हैं, लिफो फीफो और एवरेज वेटेज मेथड, ये आपको करने, देखो इससे ना क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल से, मोस्ट ऑफ टाइम आते ही आते हैं, तो ईजी भी होता है, आप 1 घंटे में आधे घंटे में समझ जाओगे। मैं वीडियो में बताऊंगा आगे कि इसको कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। फिर उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कभी कभी, तो इन तीनों को कर लेना। बाकी इनके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, इनके प्रैक्टिकल्स और इनके प्रैक्टिकल मस्ट है, करके जाना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल टाइम,
हाउ आर wages paid for idle time treatment in cost accounting, what are its cause, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, व्हाट आर इट्स मेन कॉज, हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, ठीक है। लेबर टर्नओवर क्या होता है, इसके मेन कॉज क्या होता है, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर डिफाइन फॉलोइंग, स्टोर रिकॉर्ड हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग हो गया, फ्रिंज बेनिफिट हो गया, टाइम कीपिंग हो गया, स्टोर कीपिंग हो गया, बिल ऑफ मटीरियल, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, कॉस्ट यूनिट हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर में से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। ग्रुप बोनस हो गया, क्या रोवन प्लान हो गया, पेरोल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट शीट। सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओल्ड वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं क्या करता हूँ, आंसर्स भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में आंसर्स भी ऐड कर दिए हैं, सो आप आंसर्स इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आंसर्स ऐड कर दिए। इन आंसर्स के बाद अगर आपको आंसर्स नहीं देखने तो आप वीडियो को आगे कर सकते हो, ठीक है। आंसर्स नहीं देखने, वीडियो को आगे कर दो। आगे आपको क्या मिलेगा, आगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा, इसी ट्रिक जो होते हैं करने के उन क्वेश्चन को, ठीक है। और बाकी इसके बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप अभी क्या करो, आप अभी थ्योरी के आंसर्स देख लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के मैंने आंसर डिस्कस कर रखे हैं, तो मैं भी आप इसमें ऐड कर देता हूँ, आप देख लो आंसर्स। फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे नहीं बोले तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये आता है क्वेश्चन, आप मत सोचना कि नहीं आएगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और जो बीकॉम जी वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो करके जाओ। आपका अगर एक भी बार आ गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट की इसमें क्या की जाती है, इसमें एक तरह से कॉस्ट जो होती है ना वो हम वो करते हैं, निकालते हैं। दिस इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट असेसमेंट, डिफरेंट टेक्निक एंड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग आर यूज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस। इसमें क्या करते हैं हम, जो कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, अलग अलग कॉस्टिंग मेथड से, ठीक है। कॉस्टिंग मेथड भी बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, ठीक है। तो अलग अलग हम अलग अलग यूनिट से अलग अलग टाइप के हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं उस कॉस्ट का, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट को। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो कंट्रोल में रहती है, ठीक है। हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, जो कॉस्ट जा रही है, कहाँ जा रही है, किस डिपार्टमेंट ज़्यादा जा रही है, किस में कम जा रही है, उसको एनालाइज कर सकते हैं, गाइड, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल टू कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। ये बिजनेस पॉलिसी को क्या करता है, गाइड करता है। इन द सेंस क्या होगा, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स टू सर्विंग द नीड ऑफ मैनेजमेंट इन कंडक्टिंग द बिजनेस विद आउटमोस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन लाइक मेक और बाय सेलिंग, ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है, बिलो कॉस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियल प्लांट कैपेसिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। तो ये सब कब होता है, जब आप अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखोगे और आपका फॉर्म अच्छा चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप बिजनेस पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। तो एक तरह से गाइड करता है बिजनेस पॉलिसी को कौन, मतलब कॉस्टिंग करता है। क्यों, क्योंकि ये बताता है आपकी कॉस्टिंग सही जा रही है, अगर गलत जा रही है तो आप अपनी पॉलिसी को चेंज करोगे, सही जा रही है तो उसको रहने दोगे वैसे कि हाँ चलो हमने जो पॉलिसी बनाई है वो इफेक्टिव पॉलिसी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस में भी आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें सेलिंग प्राइस का क्या होता है, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस में भी फिक्स्ड, ठीक है। अब मान लो आपको कॉस्ट ही नहीं पता कि मान लो पेन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन का हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम सेलिंग कैसे लगा सकते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस 10 है, हम सेलिंग 8 लगा रहे हैं, तो लॉस सीधा सीधा है। तो इसीलिए हमें जो ये है सिंपल से एक वो है कि सीपी पता रहेगा जब भी तो एसपी पता रहेगा भाई, और अगर सीपी पता है तो हम उसकी वजह से एसपी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कर लेना आप, ठीक है। इजी था, समझाने में भी आसान था। नेक्स्ट है स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग इन मॉडर्न इकोनॉमी। जो कॉस्टिंग होता है मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे एक तरह से रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, स्टोर, प्लांट कैपेसिटी विच असिस्ट आउटपुट प्लानिंग। क्या करता है, कंटिन्यूअस फ्लो बना के रखता है। कौन बना के रखता है, कॉस्टिंग, ठीक है। सेकंड फ्लो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, लॉसेस ऑफ वेस्टेज रिसोर्स, ठीक है, ऑब्सोलेट मशीनरी, पॉइंट ऑफ इनएफिशिएंसी विच डिमांड अ क्विक रेमेडियल एक्शन। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये क्या करता है, एक तरह से बिजनेस पॉलिसी को वो करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो कैसे हेल्प करता है, ये बताता है आपका कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपका लॉस ऑफ वेस्टेज हो रहा है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है। और उनको सही करने के लिए तुरंत हम रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल कॉस्ट डाटा। ये जो डाटा होता है उसको क्या करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, हमें कंपाइल करके देता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट
बजट एंड बिजनेस फोरकास्ट। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बिजनेस का बजट बना सकते हैं और बजट जो बिजनेस है उसका फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये सही जा रहा था, इन फ्यूचर भी ऐसा ही होने वाला है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक नहीं, बहुत सारी डेफिनेशंस है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सिंपली अगर बोलो तो ये क्या आता है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट होता है। इट इनकॉर्पोरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट में बी प्रिपेयर्ड। इट सर्व्स एज बेसिस ऑफ असर्टनमेंट, ठीक है, मतलब क्या होता है, मेजर करना, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व फंक्शन एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन में ही आती हैं, तो आप 3-4 पॉइंट याद रखो, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आपका बीकॉम जी वालों में क्या आता है, 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 20 नंबर में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। इको 10 वालों का तो ठीक है, उनको तो थोड़ा बहुत लिखना होता है क्योंकि उनको नंबर कम चाहिए होते हैं, बट बीकॉम जी वालों का क्या होता है, उनको ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा वो चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है, डेफिनेशन जितना ज़्यादा लिख सको, जितना उसके अंदर पॉइंट्स लिख सको, उतना इनफ रहेगा वो। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ भी वो यूज़ हो सकता है कि हम क्या करते हैं, असर्टेन करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, टू एड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बताया था कि कैसे फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में ये हेल्प करता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस की कॉस्ट को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है जब तो हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू एनालाइज एंड क्लासिफाई डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच कंस्टिट्यूट टोटल कॉस्ट, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलग अलग मेजर करने में भी हेल्प करता है, इसको मिला के हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करते हैं, कि तुरंत रेमेडियल एक्शन कैसे ले सकते हैं उस पर, इसमें भी कौन हेल्प करता है, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, ठीक है। टू कम्युनिकेट एंड मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड फैसिलिटी मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ऑब्वियस बात है, जब आपको इन्फॉर्मेशन देगा, डाटा देगा, ठीक है, कंपाइल करके देगा, तो आप उस पर मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थे इसके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म होती है उनके हिसाब से जो कॉस्ट होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं उनको। तो पहला जो पॉइंट है, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। देखो ये पॉइंट सब में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको बेसिक्स है कि कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करता है क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को मेजर करता है, ठीक है। तो हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल तो इजी है, ठीक है। अगला क्या है, रिवील्स प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। हमने पढ़ा था कि क्या अभी ऑब्जेक्टिव देखा था ना, कि ये जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, वेस्टेज होते हैं, इन सबको अलग करता है। तो इन सबको अलग कर देगा तो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, और उसके अलावा जो बचेंगी वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो रिवील करता है ये कि प्रॉफिटेबल कौन कौन से हमारे इसमें चीज़ें हैं और कौन कौन सी अनप्रॉफिटेबल हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये भी पिछला पॉइंट ही है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हमें पता चल गया कि कौन कौन से जो हमारे मशीनरी हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्कर्स हैं, कुछ भी है जो अनप्रॉफिटेबल है, तो हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं ना। तो अब तो हम कंफर्म है कि ये उतना प्रोडक्टिव नहीं है, इतना हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। एड इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, ठीक है। फिर उस डिसीजन का क्या करेंगे, डिसीजन को हम किस में चेंज करेंगे, उस डिसीजन को फॉर्मूले में चेंज करेंगे ना, फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही है कि हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग या फिर एड्स इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी, सो सेम बात है। फिर गाइड इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस फिक्स करने में भी हेल्प करता है, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। सारे पॉइंट देखो, सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, एक दूसरे में आ रहे हैं पॉइंट, तो ठीक है, एक अगर अच्छे से याद है ना तो सारा आप लिख सकते हो। हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपको वो बताता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितना सरप्लस है, कितना मतलब कितना आउट ऑफ स्टोरेज हो रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फैसिलिटेट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंपैरिजन, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको कॉस्ट को कंपेयर करने में कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और ऐसा फाइनेंशियल में नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। एडवांटेज टू आउटसाइड एजेंसी को क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज टू क्रेडिटर को क्या फ़ायदा होता है, ये भी देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ईसीओ 10 के लिए तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट करके जाना है। अभी कॉमजी वालों का भी हिस्सा लाने के चांस हैं इसके। ठीक है, तो देख लो आप क्वेश्चन क्या है, मैं बता देता हूँ। इसमें है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने कंपनी में इंस्टॉल करते हैं ना, लाइक पहले फाइनेंशियल चल रहा है, आप एकदम से कॉस्टिंग को जब इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बताना है। तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या है, इनएडुकेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लोअर मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और वो चीज़ें फिर जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं वो इतने एबल तो होते नहीं, कोई कॉस्ट को मतलब नया एकदम से मेथड आ रहा है आपके फॉर्म में, आप उसे समझ जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि नॉट मच सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, नॉट मच सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, रेजिडेंट फ्रॉम स्टाफ एसोसिएशन विथ क्या है, ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ ठीक है, सिंपल सा है ये भी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट एक इसमें दिक्कत होती है, हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना देख, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपकी चल ही रही थी, अब उसमें एक और चीज़ आपने ऐड कर दी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो वर्कलोड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इससे भागने की कोशिश करते हैं, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, फिर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन एंड क्वालिफाइड स्टाफ टू हैंडल। अभी मैंने बताया कि जब टॉप मैनेजमेंट हेल्प ही नहीं करेगा तो आपके जो नीचे वाले लोअर लेवल के स्टाफ हैं वो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो वही होता है कि शॉर्टेज होती है ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ की न्यू सिस्टम को हैंडल करने के लिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जब हम कॉस्टिंग मेथड को कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिफ़िकल्टी में आता है। अब बाकी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसीजर आर जनरली डिज़ाइन टू असरटेन द पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस, बट देयर आर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड डिफिशिएंसी इन सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन होती है ये आप कर लेना। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, ये आप कर सकते हो, ईजी है। ठीक है, ज़्यादा मैं चलो समझा ही देता हूँ। पहला क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एज अ होल। ठीक है, ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, एज अ होल प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट लॉस कॉस्ट एक्सेट्रा ऑफ द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस एज होल। इट डज नॉट गिव डाटा रिगार्डिंग टू कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसेस एंड सेल्स स्ट्रेटजी। मतलब ये क्या करता है, एक तरह से ना कंबाइंड डाटा पेश करता है। ज़्यादा डीपली डाटा मान लो मुझे चाहिए कि हाँ बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये नहीं बताता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से होल डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जैसे पूरे स्कूल का डाटा प्रोवाइड करेगा तो एक क्लास का डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि पूरे स्कूल का डाटा प्रोवाइड करेगा, एक क्लास का डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग हर क्लास में जाके वो कॉस्टिंग करता था, मतलब अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास मतलब सारी क्लास की सेपरेट उसके पास डाटा होता है, उसी डाटा को कंपाइल करके टोटल कॉस्ट निकाल लेता है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट था। हिस्टोरिक इन नेचर, ये हिस्टोरिक होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिक सिंस द डाटा आर समराइज्ड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जो सारी चीज़ें कैलकुलेट कब होती है, लास्ट में कैलकुलेट होती है ना, तो ये हिस्टोरिक होता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो हिस्टोरिक नहीं होता है। ठीक है, नो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नो इन्फॉर्मेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जैसा जहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फिक्सेशन में हेल्प करता था हमें। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस का प्राइस फिक्स करने में हेल्प कौन करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग। बट ये मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है वो देख सकते हो आप। नेक्स्ट है और डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द इंस्टॉलिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा डिफ़िकल्टी क्या आती है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मतलब फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कब कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करते टाइम। तो ये दोनों साथ में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर कंसिडर्ड वेल इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन इट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन साथ में आ सकता है 10-10 नंबर के। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना आता है, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम का
ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो ये। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आपके बिजनेस के नेचर में सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे लगवा दे रहे हो। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा था डिफिकल्टी में कि मैनेजमेंट जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो आपको ऐसे मैनेजमेंट होना चाहिए जो क्या करे, लोअर लेवल को सपोर्ट करे, उन्हें गाइड करे, ठीक है। साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइज और टाइप भी बहुत मैटर करता है कि क्या आपके मतलब आपके साइज के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक बैठेगी या नहीं बैठेगी। टेक्निक एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस, टेक्निकल एक्सपेक्ट कैसा है, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स वहाँ कंपनी में यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ स्टाफ, ठीक है, स्टाफ का हमने पढ़ा था कि स्टाफ अगर लैक ऑफ शॉर्टेज होता है स्टाफ का, क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है। इम्पैक्ट डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको उसके लिए पहले से रेडी होगा, ठीक है, तो ये देख लेना पॉइंट्स आप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम अपना मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या कितने कितने होते हैं, मतलब कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो कॉस्टिंग के ना अगर मेथड देखा जाए तो इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, उस चार्ट में मैंने पूरा मेथड के जो मतलब कॉस्टिंग के जो मेथड हैं वो अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, तो मैं वो एक बार दिखा देता हूँ वो, ठीक है। तो मेथड देखते हैं, देखो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं कॉस्टिंग के, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं, पहला क्या होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो स्पेसिफिक क्या होता है जब हम किसी खास काम किसी खास ऑर्डर के लिए करते हैं, और कंटिन्यूस क्या होता है जो हम करते रहते हैं, हमेशा करना होता है, ठीक है, उसमें हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब भी तो आप उस चीज़ को बनाते हो ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट मिले आप पता चले रोड पे जाके गिट्टी बालू गिराए जा रहे हो, ठीक है, तो नहीं, ठीक है। तो स्पेसिफिक में क्या होता है जब आपको ऑर्डर मिलेगा जब भी आप वो चीज़ स्टार्ट करते हो। कंटिन्यूस में क्या होता है जो आप करते रहते हो, लाइक आपका बिस्कुट का क्या है, बिस्कुट की फैक्ट्री है तो आप बिस्कुट तो हमेशा बनाओगे ना, ठीक है, आपकी चाय की कंपनी चाय तो हमेशा बनाओगे, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा ऑर्डर है ना ऑर्डर की बात है, ठीक है। तो ये सब होते हैं इसके दो मेथड, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी होते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग किस में होता है, कंटिन्यूस में होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का तो एक अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यूनिट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, बाकी ये चारों आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग के बस डेफिनेशन याद करनी है, बाकी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता है। बैच कॉस्टिंग से भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट बना मतलब दोनों के अकाउंट बनाने के लिए आते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, मैं आपको समझा दूंगा अकाउंट बनाना भी, ठीक है। आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स ही नहीं देते सही, ठीक है, तो बनाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो मैं बनाता भी, ठीक है, इतनी मेहनत करो और कोई रिस्पॉन्स ना आए वीडियो पे तो अच्छा नहीं लगता ना हमें भी, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर तो थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, ठीक है, परफॉर्म अंडर स्पेसिफिक क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के क्या होता है उसके अंडर में बनाते हैं हम, ठीक है। एवरी कस्टमर एज स्पेशल टेस्ट प्रेफरेंस और स्पेंडिंग पावर नॉट कंपेरेबल, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, नॉन रिपीटेबल, रिपीट भी नहीं करते, ठीक है। ईच जॉब हैज़ यूनिक फीचर। अब इसमें क्या होता है हम अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग चीज़ इसमें परफॉर्म करते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बहुत छोटा होता है। ये फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है। मान लो कोई आपका कस्टमर है, उसने बोला कि मेरे को ये बनवाना है, इसका ऑर्डर देना है, तो आप उसमें लग गए, ठीक है, तो वो होता है, तो फैक्ट्री के अंदर होता है। वर्क स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आता जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते। तो जॉब कॉस्टिंग का समझ गए हो क्या आप। अगला है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या आता है, बैच इज द नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर पास थ्रू द फैक्ट्री इन अ ग्रुप, ठीक है। इसमें ग्रुप में देखो वो जो होता था जॉब कॉस्टिंग होता था वो क्या होता था, ग्रुप में नहीं होता था, बट जॉब कॉस्टिंग का ही एक तरह से अगला ग्रुप है जो वो बैच कॉस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप कर देते हैं। जॉब कॉस्टिंग को ही क्या करते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग बैच का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ईच बैच इज टेकन एज वन कॉस्ट यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बैच और नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, तो ये होता है। अगला देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ठीक है, इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट, 1 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, ठीक है। और ये फैक्ट्री के इनसाइड पर नहीं होता, फैक्ट्री के आउटसाइड होता है, लाइक ब्रिज हो गया, पुल हो गया, डैम्स हो गए, ये सब बनाने के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ठीक है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन सेपरेटली, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। जनरली ऑफ कंस्ट्रक्शन नेचर, जनरली जो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है किस नेचर का होता है, कंस्ट्रक्शन नेचर का होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज,
टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, तो रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस से जाता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग जो इसके वो होते हैं प्रोसेस होते हैं उस पर काउंट किया जाता है। जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, जब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाओगे ना तो आपको तीन बनाने होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जितना उसमें दिया होगा, ठीक है। मास स्केल इंडस्ट्री होता है ये। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था, ये समझा दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो पहला जो डिफरेंस है, मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू टेल अबाउट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए काम करता है, मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर या फिर जो फॉर्म है किसी को भी, ठीक है। ये कंट्रोल क्या होता है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंट्रोल होता है वो किस पे होता है, कैश फ्लो पे होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, लेबर पे होता है, एक्सपेंस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है। बट जो ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ये शॉर्ट इंटरवल में होता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और इसमें क्या होता है, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सेलिंग प्राइस फिक्सेशन में जो फाइनेंशियल है ये हेल्प नहीं करता बट कॉस्टिंग हेल्प करता है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिपोर्टेड इन क्या एग्रीगेट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट में क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्टेड कंपोनेंट वाइज एज वेल एज ईच यूनिट, ठीक है। तो यूनिट वाइज इसको वो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसके। नेक्स्ट चलते हैं अगले उस पर हम, ठीक है। तो कॉस्ट आपके मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी आप देख सकते हो इस पीडीएफ से, जैसे जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है, रिपेयर शॉप हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ठीक है। कोई आता है आपको बोलता है कि ये प्रिंट करना है तो स्पेसिफिक हुआ ना, और आप फिर अपने उसके जो आपका वो होता है फैक्ट्री होता है उसके अंदर ही करते हो। पेंटिंग डेकोरेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेड टू अदर आर्टिकल, ठीक है। तो ये सब हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं किसमें, कंट्रोल कॉस्टिंग में, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, बाईसाइकिल पार्ट्स हो गया, बिस्कुट, ठीक है। तो बताया था मैंने बिस्कुट का एग्जांपल, तो ये बैच कॉस्टिंग में आता है, ठीक है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो क्या है, वेरिएशन ऑफ जॉब्स ऑफ कॉस्टिंग इन दिस मेथड क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर अरेंज इन मतलब इसमें सिंपली होता है कि एक जैसे प्रोडक्ट को एक ग्रुप में रखा जाता है, अलग प्रोडक्ट को अलग ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। और रखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का देख लेते हैं। टेक्सटाइल मिल्स हो गया, केमिकल वर्क हो गया, शुगर मिल हो गया, पेपर मिल्स हो गया, सोप मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। सिंगल आउटपुट जिसका क्या होता है, माइंस हो गया, ऑयल ड्रेनिंग, ठीक है, स्टील वर्क्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना पीडीएफ में, बाकी मैंने ऊपर तो समझा ही दिया था आपको। अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल ये शॉर्ट नोट्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गिव द मेन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। देखो अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल इज डिफाइंड एज द सेफ गार्ड ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनीज प्रॉपर्टी in this form of material by a proper system of क्या है, recording also to maintain them ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसिडरिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड। सिंपल ये होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाइड डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये क्या करता है, एम्ब्रेस करता है कंट्रोल ओवर परचेज, ठीक है। कंट्रोल ओवर परचेज को क्या करता है, वो करता है, ठीक है। आप परचेज कर रहे हो और आपका ओवर परचेज हो गया तो आपको लॉस करेगा, तो आपको यही सारी चीज़ें बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो कंट्रोल में हो, चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा, अंडर स्टॉक नहीं चल रहा, ओवर स्टॉक तो नहीं चल रहा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुड बी comparative enough to cover the flow of material starting from the point when someone makes a request for purchase up and मतलब कोई भी अगर मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है परचेज की और वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही करता है, अवेलेबिलिटी को ये क्या करता है, ध्यान में रखता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नो अंडर स्टॉकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर स्टॉकिंग को ये ख़त्म करता है, मतलब ये नहीं होने देता कि मटेरियल पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ऑर्डर आए आप मटेरियल का मतलब दे ना पाए किसी को, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करता है। दूसरा क्या है, नो ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा भी नहीं रहता है, ओवर स्टॉकिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज इसकी वजह से होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना ज़्यादा चीज़ें रखने देगा ना कम चीज़ें रखने देगा, तो जो वेस्टेज होगा वो कम होगा बहुत ज़्यादा। इकोनॉमी इन परचेसिंग, ठीक है, परचेसिंग में भी बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है। प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल को
ध्यान में रखता है ये, ठीक है। अगला क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, सारे मटेरियल के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है कि हाँ ये मटेरियल इतना है, ठीक है, इसकी इतनी सेलिंग हो रही है, इसकी इतनी सेलिंग नहीं हो रही, इसकी इतनी वेस्टेज हो रही है, सब कुछ रिपोर्ट रखता है ये, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, इट इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई को क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। मिनिमाइज करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल। क्यों, मान लो आपने ओवर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर दी तो उसकी वजह से जो स्पेस होगा वो भर जाएगा और बाकी चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो वो उसी चीज़ को कौन ख़त्म करता है, मटेरियल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ये बता दिया। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइज परचेजिंग और डिसेंट्रलाइज, तो ये शॉर्ट नोट्स में आता है और डिफरेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप देख लेना। देखो सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो परचेज वो हेड क्वार्टर से बन के आती है, हेड क्वार्टर जिसका ऑर्डर देता है, ठीक है, जिसमें हेड क्वार्टर इन्वॉल्व होता है वो सेंट्रलाइज होता है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जो हर यूनिट अपने हिसाब से काम करती है वो डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। जैसे परचेज देखो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परचेज फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन एंड आइडियाज, परचेज में भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या करता है, एंट्रस्ट करता है विद द टास्क ऑफ मेकिंग ऑल परचेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूजली डिजाइंड एज परचेज मैनेजर, ठीक है, और क्या है, शेफ बायर, ठीक है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ईच ब्रांच और डिपार्टमेंट मेक इट्स ऑन डिसीजन। मैंने वही बताया कि जो सेंट्रलाइज में होता है ये अलग से एक यूनिट होती है, ठीक है, जिसको मैनेजर बोलते हैं, परचेज मैनेजर, वो डिसाइड करता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जितनी भी यूनिट होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना हर फैक्ट्री में या फिर फॉर्म में, तो वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने डिसीजन खुद ही लेते हैं, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल हमने देख लिया। अब वैसे ही इन्वेंट्री कंट्रोल भी होता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक, सप्लाई, स्पेस पार्ट, ठीक है, पार्टली फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन दिस सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम विच इंश्योर द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट द रिक्वायर्ड टाइम with the minimum amount of capital, ठीक है। The function of inventory turnover is to obtain maximum inventory turnover with sufficient stock to meet all requirement, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या करता है, एक तरह से आपका ना इंश्योर करता है कि आपको जो मतलब जो सप्लाई हो रही है वो कम ना हो, रुके ना सप्लाई को कंटिन्यूस रखे। कंटिन्यूस कौन रखता है, इन्वेंट्री कर रखता है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोलर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो में हेल्प करता है, टू अवॉइड एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एक्सेस जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी ये बहुत कम करता है, ठीक है। टू कीप सरप्लस, ठीक है, इसमें सरप्लस रखा जाता है, ठीक है, मटेरियल में नहीं रखा जाता था बट इसमें रखा जाता है क्योंकि कब आपका अर्जेंट, और इसमें ज़्यादातर देखो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, कौन से होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, तो इसीलिए इसमें उसको थोड़ा सा एक्सेस रखा जाता है कि अगर एकदम से ऑर्डर आ गया तो उसके लिए हमें टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, जल्दी से हम ऑर्डर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। टू रिलीव द मैनेजमेंट इन टेकिंग इन्वेंट्री डिसीजन, ठीक है, इन्वेंट्री डिसीजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ABC एनालिसिस, हाउ यू कंट्रोल ऑफ स्टोर आइटम एक्सपेक्टेड थ्रू ABC एनालिसिस। देखो ABC एनालिसिस क्या होता है, सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे ना ABC में क्या होता है, A का अपना अलग एक मतलब होता है, B का अपना एक अलग मतलब होता है और C का अपना एक अलग मतलब होता है। ये जो इतनी सारी थ्योरी लिखी है इसको मैं नहीं समझा रहा, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ठीक है। देखो आप जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, ठीक है, आप अल्फ़ाबेट पढ़ते होगे तो उसमें A सबसे पहले आता है, मतलब A की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो A के अंदर ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो भी फैक्ट्री है ना उसका ये एक तरह से मान लो 60, 70, 80% वैल्यू खुद ही कंटेन करते हैं। मान लो 10-10 लाख की मशीनें हैं, ठीक है, तो ये किस में आएंगी, A वाले में आएंगी, तो इस पर ध्यान भी ज़्यादा रखा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, महंगी मशीनें तो ध्यान ज़्यादा रखा जाएगा। ऐसे B आता है, B में मान लो 2-2 लाख की मशीनें हैं तो इसके कंपेयर में ध्यान कम रखा जाएगा, ठीक है। और C वाली में 5,000 की हैं तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उतना नहीं किया जाएगा। तो यही होता है आपका ABC एनालिसिस। मैं आपको एक अच्छे से ड्राइंग के मदद से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये ABC ये रहा। A का क्या होता है, हाई प्रायोरिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मेजर सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उतना नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम सिग्निफिकेंस होता है। लो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट होता है और माइनर सिग्निफिकेंस होता है। इससे आप समझ गए होगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चार्ट बना देना है, पेपर में जब होगा तो आपको एक बॉक्स बना देना है, उसमें A के अंदर ये लिखना है, B के अंदर ये लिखना है, C के अंदर ये लिखना है और ऊपर पूरी थ्योरी भर देनी है। अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसमें फिर, ठीक है।
ABC एनालिसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। अब देखो ABC का क्या मतलब होता है, जो वही मैं समझा रहा था। अब A हो गया, अब यहाँ पे आप A वाले पे देख रहे हो जो आपके नट्स हैं, ये कितना 4 ही नट है, लेकिन चारों कितनी वैल्यू कंटेन कर रहे हैं 80%। यहाँ पे देखो 6 हैं, फिर भी ये कितनी वैल्यू कर रहे हैं 50%। और यहाँ पे इतने सारे हैं बट ये छोटे छोटे हैं, तो ये 5% कर रहे हैं। तो हम ध्यान किस पे रखेंगे, A पे रखेंगे ना ज़्यादा, फिर B पे रखेंगे और फिर C पे रखेंगे, ठीक है। तो यही होता है। अब एक और चार्ट है, इससे भी समझ जाओगे आप, इससे पूरा समझ जाओगे, ठीक है। और डिफरेंस भी आप समझ जाओगे, ठीक है। कैटेगरी A में क्या होता है, एग्जैक्ट एस्टिमेट, मतलब हमें पता होता है कि इसमें कितना है, इसमें हम ओवर बाय या अंडर बाय नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि तो बहुत महंगी होती है, ठीक है, इससे लॉस हो सकता है। सीनियर मैनेजर और ये सारे इस पर ध्यान रखते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड वेरी क्या है, स्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस पर देना भी चाहिए और रखा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी बी। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ठीक है। इसमें नॉर्मल उतना ध्यान ज़्यादा, मतलब इससे कम दिया जाता है, कैटेगरी ए से कम दिया जाता है, ठीक है। मिड लेवल प्रोफेशनल एंड मैनेजर आर असाइन टू मैनेज दिस कैटेगरी, ठीक है। इसमें जो मिड लेवल के मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनको असाइन किया जाता है। इट रिक्वायर्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड करता है। और टाइप सी में क्या होता है, इट रिक्वायर्ड मिनिमम और नो एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री यू वैल्यू, ठीक है। बहुत कम वैल्यू रखता है या नहीं रखता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस कैटेगरी इज यूजली मैनेज बाय जूनियर स्टाफ, ठीक है, जूनियर स्टाफ इसको मैनेज करता है। इट रिक्वायर मिनिमम और लिमिटेड डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बहुत कम डिग्री ऑफ कंट्रोल ये मांगता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक बीन कार्ड आता है। बीन कार्ड क्या होता है, तो देखो जो भी इन्वेंट्री आप कंट्रोल करते हो, तो किस बॉक्स में, किस डब्बे में आपकी क्या चीज़ें रखी हुई हैं, वो बीन कार्ड होता है। उस पर डिटेल चिपकी होती है, आप देखते हो कि बॉक्स पे ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है। ये बीन कार्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यही होता है बीन कार्ड। बीन कार्ड का आप पूछ लेता है व्हाट इज़ बीन कार्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर या ड्रॉ द पैटर्न ऑफ बीन कार्ड। तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसको आप लंबा कैसे कर सकते हो, बीन नंबर लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन कोड्स, ठीक है, लेजर फोलियो, ठीक है, स्टोर लेजर फोलियो हो गया, मिनिमम लेवल, री ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, बीन कार्ड में होती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो आपको होप से समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, ठीक है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे वीडियो बनानी है कि नहीं, आगे वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। जब तक कमेंट्स नहीं आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अब वीडियो अच्छी लगी नहीं, ठीक है। सो आप, हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, रुके आपको बता देता हूँ मैं आपको, मतलब प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रख लो, आप कर लो। सबसे पहला कॉस्ट शीट कर लो, क्या करो, कॉस्ट शीट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद EOQ कर लो, ये इजी है, ये आपको 1 घंटे में समझ में आएगा, EOQ, ठीक है। EOQ कर लो, कॉस्ट शीट कर लो, मैक्सिमम और मिनिमम वाले सारे क्वेश्चन कर लो, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। 3 चीज़ें आप अभी कर लो, ख़त्म कर लो, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट, ये 5 चीज़ें कर लो। क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट शीट, EOQ और मैक्सिमम मिनिमम, 5 चीज़ आप कर लो। ये चीज़ बहुत ही नफ़े आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं अगले वीडियो या उससे बाद वीडियो में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब यूट्यूब पे वही बनाते थे, तो उन्होंने शेयर करी थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी मेरे PDF, ठीक है। तो आप इस PDF का यूज़ करो, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन आप कौन कौन से करने हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको करना है कॉस्ट शीट करना है, ठीक है, कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन 3 से ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, ठीक है। तो ये 3 तो आपको करके जाने। देखो कॉस्ट शीट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेंदी, क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत ईजी है। प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा टफ बोल सकता हूँ, बट सबसे ईजी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट उसके बाद कॉस्ट शीट। फिर ओवरहेड आप मत करना, ठीक है, ओवरहेड कोई नहीं करने की, ओवरहेड को स्किप कर दो, आएगा भी कोई बात नहीं, ऑप्शन आता है, हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम करना है। पिछली बार मैक्सिमम मिनिमम नहीं आया था, इस बार मैक्सिमम मिनिमम आने के चांसेस हैं, तो आपको कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद EOQ करना है आपको, EOQ, ठीक है, EOQ क्या होता है ये कर लेना आप, ठीक है। ये इतनी चीज़ें कर लो। और उसके बाद एक और बच्चा मशीन आवर रेट, अगर आपके टाइम है तो मशीन आवर रेट कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है आपके पास तो एक और टॉपिक कर सकते हो आप, जो कि हमारा है, हाँ, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछली बार आ चुका था, ठीक है, तो इस बार भी चांसेस हैं थोड़े आने के। तो ये टॉपिक थे जो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन अपने थोड़ा बहुत, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो करना है वो EOQ करना है। क्या करना है, EOQ को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो EOQ का फॉर्मुला आप नोट करो, √2AO अपॉन में C, ठीक है, √2AO अपॉन में C, ठीक है। तो यहाँ पे A का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजप्शन, O का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पर कॉस्ट, और C का मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्मुला। अब हम क्वेश्चन इसके थ्रू से देखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं EOQ कैसे निकालते हैं। अब आपका इसमें दिया होगा एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम दिया है 18,000, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा,
एनुअल डिमांड हो गया, कॉस्ट इज 27 एंड इन्वेंट्री कैरिंग आउट चार्ज क्या है 20% है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन क्या है तो प्रोक्यूरमेंट इज 150 डिटरमाइन यूक्यू। सबसे पहले आपको यूक्यू निकालना आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है √2AO अपॉन में सी, ठीक है। अब अंडर रूट करोगे 2 ए की वैल्यू क्या होती है जो आपका एनुअल डिमांड दिया होगा 18,000 लिख दिया। वो क्या होता है आपका ये कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। तो 1 से आप ओ का रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 × 18,000 × 150, ठीक है। तो अब नीचे क्या करते हैं, सी कैसे आता है आपका, ठीक है। सी का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो 27 लिखा हुआ है ना आपका, 27 का 20% निकालो आप। 27 का 20% निकालो, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ 27 का 20%, सॉरी हाँ 27 का कितने परसेंट निकालना है हमें, 20% नीचे 100 आएगा, एक जो से एक जीरो कट आउट हो जाएगा, 7 × 14 का 4, ठीक है, 2 × 4 और 1 5, ठीक है। नीचे क्या बचा 10, 1.10 है तो यहाँ पे 1 पॉइंट डाल देंगे तो 5.4 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया 5.4 ये, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, आपको समझ में आ गया 5.4 कैसे आया, ठीक है। जो भी परसेंटेज दिया है, ठीक है, परसेंटेज को क्योंकि परसेंटेज किसके लिए यूज होता है, ये जो आपको कॉस्ट दिया होता है, ठीक है, कॉस्ट जो दिया होता है इसके लिए परसेंटेज निकाल देते हैं इसका, ठीक है। तो आपको सी समझ में आ गया, सी कैसे आया। बस अब आपको क्या करना है, सी आ गया आपका ऊपर की वैल्यू क्या आई आपकी, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कैलकुलेटर ले जा सकते हो, तो कैलकुलेटर का यूज करो, मेरे पे कैलकुलेटर नहीं है। आप ऊपर वाले को सॉल्व करके उसका रूट निकालो, सिंपली रूट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसे मैं कॉपी पे करके बताता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको ना कॉपी पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज़ EOQ, ठीक है। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, री ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं इसे। तो इट इज़ द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ठीक है, टू बी ऑर्डर्ड व्हेन द स्टॉक रीच द री ऑर्डर लेवल। जब हमारा स्टॉक जो होता है री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसको और किस नाम से बोलते हैं, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2AB × CS और अंडर रूट, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजप्शन, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप जल्दी से। बी का मतलब बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर ध्यान रखना, बाद में काम आएगा कॉस्ट पर ऑर्डर का, ठीक है। इसके बाद क्या है, और सी क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट होता है। और डी क्या होता है, स्टोरेज एंड कैरी फॉरवर्ड। डी क्या होता है हमारा, स्टोरेज एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं, अब ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले की बात हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एनुअल यूजेस क्या दिया हुआ है, 6,000, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख जाए, ठीक है। आप देख सकते हो एनुअल यूजेस कितना दिया हुआ है, 6,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, √2A × B और 2A × B और नीचे क्या होता है, C × S। ये होता है फॉर्मूला EOQ का, ठीक है। अब देखो ए हमारा यहाँ पे ए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 2 × A क्या होता है, एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन कितना दे रखा है यहाँ पे हमारा 6,000 दे रखा है, 6,000 यूनिट। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6,000 यूनिट। और बी क्या होता है हमारा, बी हमारा कितना दे रखा है इन्होंने, 15, ठीक है। वन ऑर्डर होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, तो ये आपका बी होता है, ठीक है। जब वन ऑर्डर लिखा हो, वन ऑर्डर की बात हो तो आपका क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो बी कितना दिया है, 15 दिया है। अब नीचे जो हम निकालते हैं ना, CS, क्या निकालते हैं, CS, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये सिंपली होता है आपका जो आपका एक कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, सॉरी पर यूनिट जो होता है ना, पर यूनिट का जितने भी परसेंट दिया होता है उतना निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके मैं सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। नोट करके लिखा करो इसको, क्योंकि इसको अलग से थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2.50 × 20%, काटोगे 5 से इसको डिवाइड दोगे तो 0.5 आएगा। तो हमारा CS सिंपली क्या आ गया, CS क्या आ गया, 0.5। इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, 2 × 600 × 15 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 6 × 12, ठीक है। और 12 15 जा कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 0.5 या 50 बोल सकते हो, अंडर रूट। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर हमारा 2 0 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 50 से 100, सॉरी 50 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कट जाएगा। फिर 18 इसको क्या कर दोगे, 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 3,60,000। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 600 का होता है। किसका होता है, 600 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 यूनिट, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं।
बाकी मैं और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, यो क्योंकि कुछ एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, जब मैं था तो मेरे क्वेश्चंस ये कुछ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड ईओ क्यू, एनुअल इज दिस 8,000 दे रखा है, ठीक है। परचेज प्राइस कितना दे रखा है 10 पर यूनिट दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट कितना दे रखा है 80 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट क्या दे रखा है 20%। ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है √2AO, ठीक है। AO बोलो या फिर B बोलो, ठीक है, 2AB भी लिख सकते हो या AO लिख सकते हो, दोनों बातें की है। और C क्या होता है जो हम निकालते हैं, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, C जो हम नीचे लिखते थे, तो ये C वही है। अब देखो क्या करना है, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, A यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 हो गया। B की वैल्यू कितनी है हमारी, ऑर्डर कॉस्ट जो होता है वो होता है, ठीक है, तो ऑर्डर कॉस्ट कितना है पर ऑर्डर का बताया था ना मैंने आपको 80। और नीचे क्या आएगा आपका 20% किसका 10 का, तो 10 का 20% निकालते हैं यहाँ पे, 10 का 20%, 5 टाइम्स 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो 40 को इससे गुना करोगे, 2 को 40 से करोगे कितना आएगा 8, तो 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। फिर 80 को 8,000 से करोगे तो 64,000, ठीक है, 60, एक सेकेंड, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे गलत है, क्या आ जाएगा √ में 64,000। अब 64,000 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपका 800 यूनिट का, ठीक है, कितना होता है 800 यूनिट का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 800 यूनिट। ये भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर देख सकते हो आप, ईओ क्यू 2A होता है, C होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आपका 500 यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पे तो क्लियर हो गया हो, ठीक है, ये कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है लीफो और फीफो, ठीक है, लीफो मेथड और फीफो मेथड। ये क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखो लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट को इन कर लेते हैं और फर्स्ट को आउट करते हैं, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो का मतलब क्या होता है, फीफो का मतलब हमारा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आएगा उसी को पहले आउट करेंगे। और इसमें क्या होता है, जो लास्ट आएगा अगर, लेकिन आउट किसको करेंगे, पहले को, ठीक है। तो लीफो का क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अभी ये सब इनके थोड़े डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जैसे ये स्टॉक इन हैंड, ओल्डेस्ट स्टॉक होता है ये, ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट स्टॉक होता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि फर्स्ट जो आता है उसी को करते हैं, तो ये लेटेस्ट होता है, ये ओल्डेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं देखनी तो आपको टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो। मशीन आवर रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आता है पेपर में कई बार आ रखा है। फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ रखा है तो इसको आप कर लो। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी। इन्वेंट्री और ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कोई एक कर लेना आप, ठीक है। ईओक्यू तो कर ही लेना, कॉस्ट शीट कर लेना, इजी होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर लेना, प्रोसेस अकाउंट कर लेना, रिकन्सिलेशन कर लेना, ठीक है। मटेरियल ये वाला देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी लीफो फीफो तो करना ही करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा होता है क्या है, फीफो में होता क्या है, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी आपको ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फोटो के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में, देखो मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, ठीक है। तो मशीन आवर रेट के फॉर्मूले, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। तो ये फॉर्मूले जैसे देखो, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन में नंबर ऑफ मशीन आवर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, लेबर आवर वर्कड, मशीन आवर वर्क। ओवरहेड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और नीचे क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्शन अपॉन में मटेरियल कॉस्ट इंटू 100। डायरेक्ट में वेज मेथड क्या होता है, ठीक है, वेज मेथड क्या होता है। सारे मेथड यहाँ पे मैंने लिख रखे थे, ठीक है। अब हम एक बार लीफो अकाउंट देखते हैं, ठीक है, लीफो अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना फीफो अकाउंट और फिर लीफो अकाउंट देखेंगे, ठीक है। सो पहला हमारा क्या है, हाँ पहले हम फीफो ही देखते हैं।
फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आए वही पहले जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यही होगा। तो हमारे यहाँ पे दे रखे हैं ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इशू दे रखा है, परचेज दे रखा है, ठीक है। अब एक बार कॉलम में समझाता हूँ आपको इसका कैसे बनता है फॉर्मेट। देखो ये फॉर्मेट इसका होता है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको ढंग से, ठीक है। देखो GRN नंबर अगर पेपर में दिया हुआ है तो आप बनाना वाना नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। GRN नंबर, SRN नंबर, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको डेट का एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। फिर क्वांटिटी, फिर रेट और अमाउंट। अमाउंट कैसे, क्वांटिटी कितनी थी 100 और किस रेट से दिया 2.2, तो इन दोनों को इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा 220, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये रिसिप्ट होता है इसमें क्या आता है, जो आप परचेज़ करते हो, जो परचेज़ करते हो रिसिप्ट में आता है, और जो इशू करते हो वो तो इशू में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो परचेज़ करने वाले रिसिप्ट में आएंगे, इशू करने वाले इशू में। आपका जो बैलेंस बचेगा लास्ट में वो आपका बैलेंस में आएगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑर्डर क्या था, ओपनिंग स्टॉक 200 पीस और 2 रुपीज़ ईच लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, बैलेंस में आता है हमारा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, बैलेंस में। तो ये बैलेंस हमारा 200 हमने लिख दिया, किस रेट से, 2 रुपये के रेट से। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 4000। और रिमार्क में आप लिख सकते हो 400 हुआ, रिमार्क में लिख सकते हो कि क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। अब इसके बाद हमने कौन सी ट्रांजैक्शन करी, हमने क्या किया, इशू किया। कितने शेयर, 150 शेयर किए, ठीक है। अब हमारे पास देखो बैलेंस में कितने शेयर थे, आप ये ध्यान देना, ठीक है। बैलेंस में हमारे पास शेयर कितने थे, 200 थे। अब हमने इशू कर दिया तो इशू में क्वांटिटी आ जाएगा आपका 150, किस रेट से, 2 रुपीज़ के रेट से। तो 150 इंटू 2 300, ठीक है। अब आपका बैलेंस क्या बचेगा, 150 तो आपने स्पेंड कर दिया, 50 बचेगा ना, किस रेट से, 2 रुपीज़ की। तो टोटल क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं अगला, परचेज़ किया हमने, ठीक है। 5 तारीख को, 5 मार्च को क्या किया, परचेज़ किया। कितने यूनिट, 100 यूनिट, किस रेट से, 2.20 के रेट से। अभी तक किस रेट से चल रहा था, 2 रुपीज़ के रेट से। अब किस रेट से चल रहा है, 2.20 के रुपीज़ से। तो इन दोनों को जब इंटू करोगे आप, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या आएगा आपका 220 आएगा। अब जब बैलेंस में जाओगे ना तो आपको 2 चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। एक तो 50 वाला का रेट अलग लिखा हुआ है, ठीक है, 50 इंटू 2, और एक 100 इंटू 2.2 ये अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका 100 आएगा, इसको करने पे 220 आएगा। तो आपका जो बैलेंस होगा, ठीक है, अमाउंट बैलेंस होगा वो कितना होगा, 320 रुपये। कितना होगा, 320 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने इशू किया है कितने, 100 पीस को। कितने पीस को, 100 पीस को। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना, हमारे पास कितने पीस हैं टोटल। अगर टोटल देखा जाए तो हमारे पास जो अमाउंट है, यहाँ पे बैलेंस था हमने यहाँ दिखाया अभी, ठीक है, ऊपर जो हमने किया 50 हमारे पास तो 2 रुपये वाले हैं, और 100 जो है हमारे पास कितने, 2.2 रुपीज़ वाले हैं। कितने, 2.2 रुपीज़ वाले। अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, लिफो, मतलब एक सेकेंड, लिफो ही कर रहे हैं ना, ध्यान देते हैं, फीफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उसी को पहले भगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या आया था, 50 वाला आया था, तो 50 वाले को पहले नोट करें यहाँ पे, 50 इंटू 2 कर लो, क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 इशू हो गया, और हमें 100 इशू करना है। तो जो हमारे पास ये 100 था, ठीक है, 2.2 वाला, इसमें से 50 इशू कर देते हैं। तो 50 इंटू 2.2 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया आपका 110। अब आपकी जो बैलेंस होगा, बैलेंस कितना बचेगा आपके पास, पहले वाला तो 150 ख़त्म हो गया। अब जो नया ये 50 बचा है, 100 था, इसमें से हमने 50 और यूज़ कर लिया, तो बचा कितना आपका 50 बचा है, ठीक है। और किस रेट से बचा है, 2.20 के रेट से बचा है, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 2.20 इंटू 50, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 110, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका बैलेंस हो गया इतना 110, आपके पास कितने बचे, 50 शेयर बचे, ठीक है, 50 पीस बचे। 10 को क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ वाले डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ पे परचेज़ कितना किया, 10 को 150 हमने क्या किया, परचेज़ कर लिया। किस रेट से, 2.40, ठीक है। और अमाउंट टोटल क्या आ गया 360। अब 50 वाले को अलग लिखेंगे, ठीक है, ये 50 अलग और ये 150 अलग, ठीक है, दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया है, हमने इशू किया है कितने, 100 शेयर। अब 50 शेयर तो हमारे पे पहले से 2.20 वाले हैं, तो ये 2.20 वाले का हमने 50 शेयर इशू कर दिया, ठीक है। अब जो हमने और कितने इशू करने, 50 और करने हैं ना, तो हम 50 किस रेट पे करेंगे, जो अभी हमने खरीदा था यहाँ पे 10 तारीख को, किससे, 2.40 पे। तो ये 2.40 पे करेंगे तो 120 आएगा, और ऊपर वाले का 110 आएगा। आप टोटल कर देना, जो बैलेंस कितना बचेगा, 150 आपके पास अभी आया था, 150 में से 50 और चला गया, तो कितने बचे, 100। तो 100 आपके पास बचेंगे, 100 इंटू क्या करोगे, 240, तो टोटल आपका जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, क्लोजिंग अमाउंट बचेगा, वो कितना बचेगा, 240। क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी बचेगी, 100 क्वांटिटी। तो ये होता है आपका फीफो मेथड, ठीक है। तो फीफो मेथड तो आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम करेंगे लीफो मेथड। क्या करेंगे? लीफो मेथड। ठीक है, फीफो के तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब लीफो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें भी देखो सेम होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इसमें पहले को करते थे ना फीफो में, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले डील करेंगे लास्ट वाले के साथ। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, परचेज़ का है और इशू का है। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं देखा। 3 तारीख को हमने परचेज़ किया। ठीक है, हमने 3 को परचेज़ किया, क्या 3 तारीख को हमने 500 kg परचेज़ किया। किस रेट से? 2.00 पर केजी के रेट से। ठीक है, तो आप परचेज़ में आओगे, परचेज़ डिपार्टमेंट में आओगे, रिसिप्ट में आओगे। ठीक है, इसमें आप लिख दोगे कितनी क्वांटिटी करी, 500 किस रेट से, 2 रुपीज़ के रेट से। कितना हो गया अमाउंट टोटल? 1000। अब यहाँ भी वही करोगे, बैलेंस में वही लिखोगे। क्वांटिटी 500 थी, रेट आपका 2 रुपये था, और जो ये आपका अमाउंट आया कितना था? 1000 था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेट है 18 में भी क्या किया इन्होंने, क्या किया, इशू किया। क्या किया है? इशू ही किया। अरे हाँ, ठीक है, परचेज़ किया, सॉरी इशू नहीं किया, परचेज़ किया। कितने? 350। किस रेट से किया इन्होंने? 2.10 के रेट से। ठीक है, किस रेट से? 2.10 के रेट से। तो आपका ये पहले हमारे पास, देखो एक सेकेंड में दिखाता हूँ। पहले हमारे पास ठीक है, हमने पहले हमारे पास हमने 500 इशू किए थे, फिर 18 को हमने दोबारा कितने किए? 350 किए। तो 18 को कितना आया? 350। किस रेट से आया? 2.20 के रेट से। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 735। कैलकुलेटर होता तो मैं आपको वीडियो बना के थ्रू कैलकुलेटर दिखाता। ठीक है, तो देखो ये अमाउंट जो था ये कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया। हमने 350 और इशू किए थे, ऊपर 500 तो अलग इशू किए थे। ठीक है, अब जब हम टोटल करेंगे तो ये 500 वाले को अलग लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 350 वाले को अलग, उनका टोटल कर देना आप। ठीक है, टोटल हो गया। अब 19 को हमने क्या कर दिया? इशू कर दिया। कितने किए? 600 किए। अब देखो, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट को इन करेंगे, फर्स्ट को आउट करेंगे। तो जो लास्ट, ठीक है, सिंपली है, इसमें लास्ट वाले को हम पहले लेते हैं। लास्ट वाले को क्या करते हैं? पहले जो हमने लास्ट में लिया था ना, उसको हम निकाल देंगे और पहले वाले को रहने देंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या लिया था हमने? 350 लिया था। तो पहले 350 पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 600 चाहिए। तो 350 तो यहाँ से कवर हो जाएगा। 350 आप कवर कर लो यहाँ से। ठीक है, 350 उन्होंने कवर कर लिया ये रहा। अब बचा कितना चाहिए और कितना? हमें 250। 250 ऊपर वाले में से कवर कर लेंगे। किस रेट पे है वो? 2 रुपये के रेट पे है। तो ये कितना आ जाएगा? 500। और ये बचा कितना इसमें से? हमने 500 में से 250 निकाल लिया, 250 बचा। किस रेट से? 2 के रेट से। तो टोटल अमाउंट 500 हो गया। ठीक है, 25 तारीख को क्या किया इन्होंने? दोबारा बाई किया। किस रेट से? 600 के रेट से, मतलब 600 यूनिट बाई किए। ठीक है, किस रेट से? 2.20। ठीक है, इंटू कर दोगे 13 से 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका 250 आपका 2 रुपये के हिसाब से बचा है, और 600 रुपये जो अभी आपने परचेज़ किया ये 2.20 के हिसाब से बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है रिमेनिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं 26 को क्या कर दिया इन्होंने? 450 क्वांटिटी क्या कर दी? इशू करी है। 450 की इशू करी है। तो हम लास्ट वाला पहले देखते हैं। तो लास्ट में हमारे पास तो अवेलेबल है पूरा 600 है, तो 600 में से हम 450 का हटा देते हैं। तो ऊपर वाले की ज़रूरत हमें इसमें पड़ेगी ही नहीं अभी। ठीक है, तो हटा दो 450, 2.5 की जगह से 990 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बनेगा? 600 था, 600 में से 450 हटा दो तो कितना बचा? 150 बचा। कितना बचा? 150 बचा। किसके रेट के हिसाब से? इस रेट के हिसाब से। और ऊपर हमारे 250 पहले से था, उसको ऐसे लिख देते हैं। 28 को क्या हुआ? दोबारा परचेज़ किया 500 क्वांटिटी 2.30 के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1150 हो गया। बस अब इसको क्या करना था आपको यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या करना था? इसका बैलेंस करके यहाँ पे लिख देना था। ठीक है, तो जो आपके पास है सारा बैलेंस यहाँ आ गया। 29 को क्या किया? इशू किया। कितना शेयर? 510 शेयर। कितना? 510। तो सबसे पहले तो आप 500 तो यहीं से ले लोगे, जो आपका 500 ही बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ से 500 आपको कवर हो गया। अब 10 यूनिट कहाँ से लोगे? इसके ऊपर वाले से। 150 में से 10 यूनिट लोगे तो ये 140 बचेगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल वैसे ही मेथड होता है जो लिफो फिफो सेम होते हैं। ठीक है, एवरेज वेटेज मेथड होता है, तो आप थोड़ा देख लेना। एवरेज वेटेज मेथड भी पेपर में आता है। ठीक है, तो लिफो फिफो के प्रैक्टिस के लिए आप ये PDF ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए PDF। ठीक है, तो आप ये देख लेना। ठीक है, अब लिफो फिफो के बाद क्या करना है आपको? ठीक है, उसके बाद आपको करना है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी प्रैक्टिस के लिए। देखो हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पेपर कभी कभी घुमा के आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना है। क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूँ हिंट। ठीक है, हाँ, कॉस्ट शीट भी आप कर लेना।
कॉस्ट शीट में देखो पता है याद क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट एक तरह से याद करो या पेपर में लेके जाओ, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा आप जैसे मतलब याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लेके चले जाना पेपर में। बस आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी ना, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर एक बार आपको याद हो गई तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कॉस्ट शीट बहुत ईजी होती है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। आपके पास है जितने भी दिन है उसमें क्या कर लो, इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो इतने सारे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आपके बुक में हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखो सिंपली हमें 4 चीज़ें निकालनी होती हैं। क्या निकालनी होती है? 4-5 चीज़ें, ठीक है। अलग अलग भी पूछ लेता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारा ये पहला पूरा हमने जो झमेला किया है, ये क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है। फिर इसके बाद हमने इसमें से लेबर और डायरेक्ट वेजेस पेड जो थी वो लिख देते हैं, और इसमें ऐड क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा चीज़ बचता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से घटाने और जोड़ने के बाद वो प्राइम कॉस्ट होता है। क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो ये कैसे आता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होता है, इनडायरेक्ट वेजेस होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है। और जो स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, उस ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसको ऐड कर देते हैं, और जो क्लोजिंग होता है उसको लेस कर देते हैं। तो आपका यहाँ से क्या निकल जाता है? वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना होता है हमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो सिंपल होता है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस क्या कर देना होता है? माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है? इसके बाद नीचे देखो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से सीरीज़ वाइज आपको इसको अच्छे से करना है और आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1/1/2020 कितना था? 10,000 है, ठीक है। 10,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका पहला पॉइंट था, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। पहला क्लियर। रॉ मटेरियल परचेस कितना था? 98,000 है, ठीक है। तो 98,000 में यहाँ पे आता है, रॉ मटेरियल ऐड होता है, ठीक है। कैरी। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखो ये भी पेपर में बहुत बार आता है, पूछा जाता है, और ये बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताऊंगा, जो बोलूँगा वो आप सुनो, ठीक है। पूरी ये मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है इसको अच्छे से देखो, ठीक है। कुछ मत करो, अच्छे से देखो, नोट करते जाओ जो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। सिंपली होता है क्या है, जब कोई भी मतलब मैंने आपको जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लाइक लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 फॉर्म्स होती हैं, कोई भी 2 चीज़ें होती हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, मेनली यही होता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, डैम्स, कंस्ट्रक्शन, इन सब के बिल्ड के लिए होता है ना। डैम्स बनता है, डैम बनता है, तो वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से हैवी जो प्राइजेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए होता है, और ये आउटसाइड ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब तो ये समझ में आ गया। अब जब हम बनाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। या तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला केस क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सॉरी इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। और दूसरा अकाउंट क्या है? जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मान लो काम किया साथ में आपने, कंप्लीट हो गया अकाउंट, फिर वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। लेकिन इनकम्प्लीट के केस में हम कैसे करते हैं, ठीक है। पेपर में कंप्लीट का नहीं आता, इनकम्प्लीट का आता है मेनली। तो इनकम्प्लीट के केस में होता क्या है, तो इसकी भी 3 केसेस हैं। क्या है? 3 केसेस। वो तीनों केसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 केस आगे जाके यूज़ आएंगी, तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को ताकि समझ में आ जाए आपको चीज़ें। पहला केस क्या है हमारा, ठीक है। पहला केस है बिलो 25%। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका काम जो है वो 25% से कम हुआ है, ठीक है। जो काम है आपका 25% से कम हुआ है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नील प्रॉफिट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये कैसे होता है क्रेडिट, ये हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको ये 3 चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। बिलो 25% होगा तो क्रेडिट नील होगा। 25 से 50% के बीच होगा तो क्रेडिट कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। अगर 50% ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है आपका काम तो कितना होगा, लाइक 50%, 75%, तो कितना होगा, 2/3 होगा। और अगर केस मान लो आ जाता है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है तो 100% क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस होता है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 चीज़ें 3 चीज़ें ध्यान रखनी थी। अब आते हैं हम अपने अकाउंट पे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ इसका क्वेश्चन कैसा बनता है, 1 मिनट। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा नहीं सकता, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा लगा दूँ स्क्रीन पे, अगर लग जाए तो ठीक है। आप अभी क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद देखो मैं समझा देता हूँ।
क्या दे रखा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कितना था कॉन्ट्रैक्ट का, वो 1 लाख था, ठीक है। इसमें से मटेरियल इशू ये सब दे रखा है, ध्यान क्या देना है हमें, काम हमारा कितना हुआ है, 75 हुआ है, ठीक है। तो रफली अगर आप देखो ना तो काम हमारा कितना % कंप्लीट हो गया, टोटल 1 लाख का था, 75,000 काम हो गया, तो कितना हो गया रफली देखा जाए तो 75% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो 75 की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, आप देखोगे अगर 75 की, तो 75 की कंडीशन किस में आएगी, इसमें आएगी 50 से मोर, मतलब इसमें जो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे वो कितना करेंगे, 2/3 करेंगे। ये तो हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इस साइड क्या आता है। डेबिट साइड में आपके जो जो एक्सपेंस होते हैं ना, सारे एक्सपेंस आप इधर ले आओ, ठीक है। जो जो एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस यहाँ ले आओ, और यहाँ जो मटीरियल आपका दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई रिटर्न आई है चीज़ें, ठीक है, तो जो भी इधर वो होंगी तो ये इस साइड आ जाएंगी, ठीक है। तो इधर 2 साइड क्या आ जाएंगे, हमारे एक्सपेंस आ जाएंगे, और इधर बाई साइड क्या आ जाएंगे, हमारे जो मटेरियल इन हैंड हो गया, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका कोई बैलेंस दे रखा है वो आ जाएगा, और क्या आ सकता है आपका कोई रिटर्न कर दिया, परचेस रिटर्न, ठीक है, एडजस्टमेंट में आ जाता है वो, तो वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी थी। पहला है हमारा मटेरियल दे रखा था 30,000 का, तो ये लिख देंगे। डायरेक्ट वेजेस जैसी सुने आप 23,000 डाल दिया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस 2200 का, ये भी डाल दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 600 का, ये भी डाल दिया। अब डेप्रिसिएशन 700 कहाँ से आया, तो इसकी एक एडजस्टमेंट लिखी हुई थी, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अज्यूमिंग द प्लांट इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड 50%। तो ये 50% जो डेप्रिसिएशन है किस पे लगेगा, आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट इशू, इस पे लगेगा। ये 1400 है ना, इस पे लगेगा। 1400 पे लगा के देखो आप, 1400 का 50% ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाला बात है। 1/2 1400 का कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये। क्या आ जाएगा, 700 रुपये। तो 700 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे आया। जैसे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पे, 700 आ गया। तो ये आपका क्लियर है, 700 डेप्रिसिएशन आया। अब देखो, अब हमने सारी चीज़ें इसमें फुलफ़िल कर दी हैं। 700 डेप्रिसिएशन कर दिया अपना, 600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब इन सबको इधर क्या क्या चीज़ें हैं, मटेरियल इन हैंड 5000 था, मटेरियल इन हैंड हमेशा इस साइड आएगा, ठीक है, बाई साइड आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस 800 रुपये दिया हुआ था, तो ये यहाँ लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। दोनों साइड का नहीं, जिस साइड ज़्यादा किस साइड है, 2 साइड है, तो यहाँ आ रहा है 56,500, ठीक है। अब 56,500 में से आपको माइनस क्या करना है, ये दोनों को सम करके, ठीक है। ये दोनों को सम करके जो माइनस करके जो भी चीज़ आएगा, बाई बैलेंस CD हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD, ठीक है। इधर 56,000 आया था, 56,500, इधर क्या है 5,800, माइनस कर लेते हैं 56,000, ये होता है हमारे पास टूल्स नहीं होते ना अच्छे, तो यही फ्लॉप हो जाता है इसका, ठीक है। 56,500 माइनस क्या करना है इसमें से, 5,800, ठीक है। 0 से 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 एक कैरी ले लेंगे, 15 में से 8 गया तो आपका 2 और 7, ठीक है। कितना बचा, 7, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 7 बचा। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 5, तो 5,700 कितना आया, 50,700, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, बैलेंस जो भी CD आया था हमारा, बाई बैलेंस CD 50,700, ठीक है, करेक्ट आया, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। कैलकुलेटर लेके आप बैठना, ठीक है। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अब जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ का जो बाई बैलेंस CD होता है, वो यहाँ पे आके डेबिट साइड आके बैलेंस BD बन जाता है। क्या बन जाता है, बैलेंस BD बन गया है, बैलेंस BD, ठीक है, 5,700। अब इस साइड देखो आप, एक चीज़ देखो, ये क्या दे रखा है, 7,500 बाई वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क डन होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से डालते हैं इसको। तो हमारा काम कितना हो गया था, 75,000 हमने देखा था ऊपर, तो 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस BD कहाँ से आया, ये इसका थोड़ा लंबी कहानी है। इसको समझ गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे, समझ जाओ आप, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अच्छा लगेगा आपको। इसके लिए हमें वर्किंग नोट पर देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए ना बस। बाई वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, 75,000, बैलेंस BD कहाँ से आया, यहाँ से बैलेंस CD से ट्रांसफ़र होकर बैलेंस BD आया। बाकी ये 12,960 कहाँ से आया और 11,340 कहाँ से आया, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो
सिंपली ये वर्किंग नोट में देखते हैं। पहला तो वर्क कितना कंप्लीट हुआ है। एक तो आप वर्क आप खुद से भी निकाल सकते हो जिम करके, जैसे हमने 75,000 था और टोटल हमारा 1 लाख था, तो 1 लाख का 75% किया, 75,000 कितना होता है 75%, ऐसे निकाल लो मन में, बट आपको वर्किंग नोट में शो करना होगा वो। तो हमने ये शो कर दिया 75,000 ऊपर, 1 लाख नीचे और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या है आंसर 75%। ये 75% आया, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होगा 3/4% होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और, पहले हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, फिर कैश प्रॉफिट निकालना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका वर्क डन हुआ है उसमें से क्या माइनस कर दो आप, जो भी आपका बैलेंस आया है, ठीक है, वर्किंग बैलेंस जो भी बीडी आया था वो माइनस कर दो। तो बीडी कितना आया था 50,700 और वर्क डन कितना हो गया था 75,000, ठीक है। सिंपली काम आपने 75,000 का कर लिया, वर्किंग में ये बचा, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो 24,300 आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आया। अब हम स्टार्टिंग में मैं दिखाता हूँ एक बार, इसमें एक चीज़ और दे रखी थी, उसका यूज़ कहाँ करेंगे, कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो कैश रिसीव का यूज़ अब हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब ये तो प्रॉफिट हमारा कौन सा था, अकाउंटिंग का प्रॉफिट था 24,000, बट जो कैश हुआ है हमें पैसा कितना मिला है, पैसा 60,000 मिला है, तो हमने यहाँ पैसा 60,000 लिख दिया, यहाँ पे 60,000 मिला है। और वर्क डन कितना हुआ है 75,000, ठीक है। 75,000 इंटू किससे करेंगे, तो 24,300 से, ठीक है। तो इससे इंटू किया तो क्या आया 19,440, 19,440 हमारा क्या है कैश प्रॉफिट। अभी कैश प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र करेंगे इसका 2/3, क्योंकि 75% अगर प्रॉफिट होता है तो 2/3 ट्रांसफ़र करते हैं। तो 75% का क्या निकाल लिया हमने 2/3, तो 12,960 आया, 12,960 आया। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गई कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली। एक तो हमें मिला प्रॉफिट, ये मिला हमें 12,960 क्या मिला प्रॉफिट, ठीक है। और एक और चीज़ मिली थी हमें यहाँ पे 19,440, ठीक है। तो यहाँ पे यही भरना है, यहाँ पे देखो ये मिला आपको 12,960 क्या मिला प्रॉफिट अकाउंट में मिला, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके 75,000 से माइनस कर दोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या आ जाएगा आपका 11,340। बस यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 75,000 इक्वल हो गए, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डन हो गया, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हो। वर्क इन देखो दो कंडीशन होती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होता है तो सिंपली 100% ट्रांसफर करते हैं, नहीं होता है तो 3 केस होता है, बिलो 25% होगा तो कुछ भी दिन ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं, मतलब हमने काम फालतू में किया है, ठीक है। 25 से 50 होगा तो 1/3 होगा, 50 से ज़्यादा होगा तो 2/3 होगा। और ये पता कैसे चल रहा है कितना हुआ है, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहाँ पे लिखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस इतना है और टोटल बैलेंस उतना है, तो टोटल बैलेंस नीचे और ऊपर आप 75 जितना भी आपका दिया है वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन डन वो लिख देना, काट देना, काट के जो आएगा वो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। आप सबको पता चल जाएगा यहाँ से। अब अगला केस है ये अकाउंट बनाना। तो इसमें क्या करते हैं हम, इधर की साइड टू साइड हम क्या रखते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, क्या जितने भी एक्सपेंस होते हैं, और इधर की साइड क्या रखते हैं मटेरियल रखते हैं अपने, और जो रिटर्न वापस आते हैं रिटर्न में वो रखते हैं, क्योंकि वो तो मटेरियल में आएगा, यहाँ रख दिया हमने। फिर यहाँ से बाई बैलेंस सी डी निकला हमारा, सी डी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस सी डी था यहाँ जाके क्या हो जाएगा बैलेंस बी डी हो जाएगा, यहीं से आया ना ये। अब यहाँ से जो ये आया 5,700, इसका क्या करेंगे हम सबसे पहले तो हम अपना वो निकाल लेंगे, दो प्रॉफिट निकालते हैं, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक कैश प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, देखो ये तो सिंपली आपका 75% हो गया। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 75,000 जो भी आपका वर्क डन है उसमें से माइनस क्या कर दोगे, जो भी आपका बीडी यहाँ से आया, ठीक है। बीडी कितना आया था बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना आया था 50,700, तो बैलेंस बीडी को माइनस कर दोगे वर्क डन से, तो आपका क्या आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्या निकालोगे कैश प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, कैश मतलब कैश इन हैंड ऊपर, वर्क कंप्लीट नीचे, इंटू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट से इंटू कर दो इसको, क्या आया 19,440, क्या आ गया 19,440 आया। अब क्या करेंगे 19,440 का कितना परसेंट कितना निकालेंगे 2/3 निकालेंगे। क्यों, अभी हमने देखा यहाँ पे 75% आया ना, तो 75% की कंडीशन क्या होती है 2/3, बस 2/3 निकालोगे 12,960 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 12,960 टू प्रॉफिट अकाउंट। अब इसको सम कर देंगे, सम करने पे फिर ये हमारा बाई साइड ज़्यादा आ रहा है तो बाई साइड में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस बी डी 11,340, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट भी आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद EOQ आता है, EOQ मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। एक एग्जांपल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या दिया है, एनुअल कंजम्पशन दिया है,
कॉस्ट पर यूनिट दिया है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट दिया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अलग अलग डिफर करता है, कुछ भी मान सकते हो आप। ऊपर क्या आता है, सिंपली एनुअल कंजम्पशन आता है, ठीक है, ऊपर क्या आता है, एनुअल कंजम्पशन आता है। तो एक सेकेंड मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ, ऊपर हमारा क्या आता है, एनुअल कंजम्पशन आता है, 2 से इंटू करते हैं, 2A, ठीक है, AO होता है, वो क्या है हमारा 12, ठीक है। ऑर्डर पर कॉस्ट जो बोलते हैं वो होता है 12, और नीचे क्या होता है, जो भी हमारा 20% दिया है उसका जो भी परसेंटेज दिया होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना, देखो कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, हाँ, कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, वो कॉस्ट पर यूनिट का जितना भी परसेंटेज दिया होता है वो निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था 20, और कैरिंग कॉस्ट कितना था 20%, तो 20 का 20% निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 नीचे रख देंगे, और यहाँ पे 12 हमारा जो था, 12 क्या था हमारा, ये आपका था ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, पर ऑर्डर वाला ऊपर रहता है। बस इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व कैसे हुआ होगा, ये 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 दूनी 6, 6 के 36, 36 का क्या हो जाएगा 60 यूनिट। तो ये क्यों तो बहुत इजी होता है, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए आपका कॉस्ट शीट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इससे मैं वीडियो बना दूंगा कॉस्ट शीट की, बाकी इसके प्रैक्टिस के लिए आपको आप ये देख लेना कॉस्ट शीट कैसे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके भी PDF में डाल दूंगा, ये भी आप जाके देख लेना। होप्स आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, EOQ और कॉस्ट शीट तो आपको मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। LIFO FIFO मैंने पीछे ही समझा दिया था, EOQ भी समझा दिया था, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आपको समझ में आई हो वीडियो, नहीं समझ में आई कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से ट्राई करेंगे समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।